किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, हम फास्फोरस साइकिल की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फास्फोरस। पिछले फास्फोरस की वीडियो में हमने बताया था कि अगला जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम निकल गया हमें, क्योंकि हम ईस्ट अफ्रीकन कंट्री की विजिट में गए थे जहाँ पे मैंगो फार्म होता है, तो थोड़ा आने में देर हो गई और काफ़ी टाइम निकल गया। लेकिन फास्फोरस सीरीज को हम आज से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वीडियो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर इनको ये मालूम नहीं है तो ये पता ही नहीं चलेगा कि पौधे का खुराक ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक खुराक पौधा खाता ही नहीं है, सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म में पौधा अपटेक करता है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। आपको इसके बारे में नीचे तक जाना पड़ेगा। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कैसे होती है, नाइट्रोजन कैसे होती है, हर एक एलिमेंट जो पौधा अपटेक करता है सॉइल से वो किस फॉर्म में करता है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे फास्फोरस। पिछले एक दो वीडियो में हमने देखा था कि इंटेंसिटी फैक्टर क्या होता है, क्वांटिटी फैक्टर क्या होता है, लेवल पी क्या होता है, फास्फोरस किस किस तरीके से सॉइल में आता है और किस किस तरीके से सॉइल से बाहर चला जाता है, सॉइल सॉल्यूशन में कौन कौन सा फास्फोरस रहता है, जैसे प्रेसिपिटेशन चीज क्या होती है, वेदरिंग से फास्फोरस क्या है, ये सब हमने अगले फास्फोरस की साइकिल की वीडियो के अंदर हमने देखा था। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक फास्फोरस। ऑर्गेनिक फास्फोरस के कौन कौन से स्वरूप होते हैं सॉइल के अंदर और वो कैसे प्लांट को अपटेक होते हैं। सीपी रेशियो क्या होता है, कार्बन फास्फोरस रेशियो। आपने कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सुना होगा, लेकिन सीपी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो किसी भी पौधा है, ये मैंगो का प्लांट है, इधर कोई भी खेती ले लो, ये पूरा एक साइंस है, ये सॉइल का साइंस है। अगर इसके अंदर हमें फ्लावरिंग देखना है, मैंगो देखना है, तो ये मानसून के अंदर पूरा ग्रोथ करेगा। ग्रोथ जो होता है उसकी जो बेस है वो सॉइल है। सॉइल के अंदर अगर कुछ नहीं होगा, प्लांट कुछ अपटेक ही नहीं कर पाए, ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगा, और फ्लावरिंग आएगा तो फ्रूटिंग नहीं आएगा। तो सबसे बेस चीज है वो आपका सॉइल है, और सॉइल के अंदर हर एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। पौधे को एटमॉस्फेयर ऐसा मिलना चाहिए कि जो प्लांट अपने वहाँ से अपटेक कर सकता है। तो देखते हैं कि फास्फोरस कौन कौन से फॉर्म में सॉइल में मौजूद है। फास्फोरस के मेजर 3 फॉर्म होते हैं और एक चौथा बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं। पहला उसमें एटीपी यानी कि एस्टर्स, फास्फोरस के एस्टर्स होते हैं। दूसरा न्यूक्लिक एसिड रहता है, फास्फोलिपिड के स्वरूप में रहता है, और चौथा बैक्टीरियल सेल वॉल में रहता है। ये 4 स्वरूप हमने आपको बताए। अब ये आपने जो देखे एस्टर्स वो एसिड और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उससे एस्टर्स बनते हैं। जनरली फास्फोरस जो है वो H2PO4 और HPO4 डबल माइनस, ये 2 एसिड होते हैं, उनके रिएक्शन से और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उससे एस्टर्स बनते हैं। तो एस्टर्स काफ़ी ज़्यादा सॉइल में होते हैं। उसका जो क्वांटिटी है वो करीब करीब 12 से 13, 14, 15 तक होती है, 15% तक होती है। तो ये एस्टर्स काफ़ी ज़्यादा सॉइल में रहते हैं, लेकिन एस्टर्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी पौधे को अपटेक नहीं हो पाते हैं। अभी एस्टर्स के बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एस्टर्स के लिए अंदर वो इनोसोटिक एसिड वगैरह सब कुछ होता है और काफ़ी सारे एस्टर्स की सीरीज होती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। अब ये समझिए कि एस्टर्स के फॉर्म में आपके सॉइल में फास्फोरस रहता है। तो एस्टर्स का बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो वो सॉइल सॉल्यूशन में लाने के लिए आपको बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो एस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आयरन के साथ रिएक्शन करके वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार कर देते हैं। अगर आपकी सॉइल हाई पीएच में है तो वो कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। आयरन के एल्यूमिनियम के साथ एसिडिक में करते हैं और कैल्शियम के साथ हाई पीएच में कर लेते हैं। दोनों ही तरीके में एस्टर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़ जाते हैं, जिससे पौधे को फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होती है या धीरे धीरे होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में रहता है। फास्फोलिपिड ऐसा फॉर्म है कि जैसे ये सॉइल में आए तुरंत प्लांट को अपटेक हो जा रहा है, क्योंकि उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करते हैं तो तुरंत रिलीज हो जाता है।
तीसरा चीज में रहता है कि न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर के अंदर डीएनए से हमारा शरीर में खुद का एक डीएनए होता है। किसी भी पौधे को बनाने में डीएनए का अहम रोल रहता है। तो ये डीएनए जो उसका न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी फास्फोरस रहता है, उसे न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। तो वो जब पत्ता अगर गिर जाता है, अगर ये वीड है, अगर वीड को काट करके हम सॉइल में मर्ज कर देते हैं तो न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है। और न्यूक्लियस से वो फास्फोरस उसमें सॉइल में आता है। तो एक तो हमने देखा एस्टर्स के फॉर्म में रहता है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में रहता है, न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में रहता है, और चौथा बैक्टीरियल सेल वॉल भी रहता है। बैक्टीरियल सेल वॉल यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल से फास्फोरस का कंजप्शन करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी बॉडी के अंदर बॉडी बनानी होती है, उनको भी सेल वॉल बनाना होता है, उसके अंदर भी फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है। तो वो सॉइल से ले लेते हैं। जैसे आपने कोई भी कार्बन कंटेंट डाला और उसके बैक्टीरिया ने उसको एब्जॉर्ब किया, उस शरीर के अंदर उन्हें खा लिया, उन्हें लिया, अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो आपका प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है वो उसके सेल वॉल में चला जाएगा। तो ऐसे 4 टाइप्स के फास्फोरस सॉइल में रहते हैं। अभी ये फास्फोरस तो आपने देख लिया, लेकिन वो वापस सॉल्यूशन में कैसे आते हैं, इसके लिए आपको सीपी रेशियो भी जानना पड़ेगा। सीपी रेशियो यानी कार्बन फास्फोरस रेशियो। आपने सुना होगा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। सीएन रेशियो 20:1 होता है। अगर सीएन रेशियो उतना है तो मिनरल है। किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को अगर वो मिनरल रिलीज होता है उसमें से, जैसे पत्ते में से अगर न्यूट्रिएंट रिलीज होता है तो वो मिनरलाइजेशन कहा जाता है। अगर रिलीज हुआ न्यूट्रिएंट वापस किसी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये प्रोसेस सॉइल में चलती रहती है। जैसे आपने ये पत्ता गिरा, उसको डिकम्पोज किया, पत्ता गिरा तो उसमें जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल में गए, बैक्टीरिया ने उसके ऊपर काम किया तो उसको रिलीज कर दिए। वो जो फॉर्म है कुछ सॉइल के सॉल्यूशन में आए, कुछ बैक्टीरिया ने सेल वॉल में अपने लिए कंजप्ट कर लिए, तो वो बैक्टीरिया सेल में चला गया। फिर उनकी डेथ होगी, फिर उनके वो दूसरा बैक्टीरिया काम करेगा और वो फाइनली वो सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे। तो ये जो साइकिल है पूरा चलता रहता है। तो हमारा ये कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होता है। इस तरफ से फास्फोरस का भी एक साइकिल रहता है जिसे सीपी साइकिल बोला जाता है। वो सीपी साइकिल 200:1 रहता है। जैसा नाइट्रोजन का 20:1 रहता है ना, ऐसा 200:1 रहता है। यानी कि आपका अगर सॉइल में किसी भी कार्बन आपने डाल दिया तो तुरंत बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करने लगेंगे, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अगर वो कार्बन कंटेंट अगर फास्फोरस उसके अंदर है तो बैक्टीरिया उसी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर उसमें कम पड़ता है तो वो आपकी सॉइल से लेंगे, इसीलिए आपके जो पौधे को न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी। तो ये जो पूरा नेचुरल साइकिल है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ना, हमारे पास काफ़ी किसान के फ़ोन आए थे कि हमने पूरा मल्चिंग करके रखा है। अभी 2-3 दिन पहले ही बात की, हमने पूरा मल्च करके रखा है, फिर भी हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है, वो टॉक्सिसिटी शो करता है। तो ऐसे क्यों करता है कि आपने मल्च करके रखा है लेकिन न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वो टॉपिक पे आते हैं कि भाई आपको फास्फोरस सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया क्यों डालना है। कि ऐसे जो ऑर्गेनिक मैटर जो आपके सॉइल में पड़े हुए हैं उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करेंगे और फिर से पौधा अपटेक करेगा। इसको डिकम्पोजिशन के लिए फॉस्फेट सॉल्वेंट बैक्टीरिया की जरूरत रहती है। इसीलिए आपको पीएसबी कल्चर आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है, इसके लिए यूज करना है आपको। तो ये सब चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसको चीजों को समझे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक फार्म है लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट पड़ा है वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि प्लांट उसको अपटेक कर पा रहा है। तो जिस टाइम आपको जरूरत है न्यूट्रिएंट की, जैसे मेरा मैंगो प्लांट है, अगर मानसून के अंदर ये प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता है तो मेरा उससे फ्लावरिंग नहीं आएगा, कंफर्म है। तो इसे समझे, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ये बात को समझे कि पौधा कभी ऑर्गेनिक खुराक लेता नहीं है, हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में खुराक लेता है। नाइट्रोजन पौधा कभी नहीं खाता, नाइट्रेट फॉर्म में पौधा अपटेक करता है। जैसे सल्फर पौधा नहीं लेता, सल्फेट आयन को पौधा अपटेक कर जा रहा है। जैसे फास्फोरस को पौधा अपटेक नहीं कर पाता, फॉस्फेट फॉर्म में पौधा अपटेक करता है इसको। तो ये जो P2O5, K2O, ये सब क्या चीज़ है,
आपके फर्टिलाइजर के ऊपर भी लिखा होता है। तो इन चीज़ों को समझे। कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो ये वीडियो 4 बार देखे, जो 4 टाइप्स के जो आपके जो फॉस्फोरस अवेलेबल रहता है सॉइल के अंदर किस किस फॉर्म में, इसको समझे और बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचे और इसमें जो कमी है उसको दूर करें। तो बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट में हम आपको ये कहना चाहेंगे, अगर ये चीज़ें आपको चालू रखनी है तो आपका पानी कैसा होना चाहिए। अगर आपका पानी का EC ज़्यादा है, अगर आपकी सॉइल में सोडियम परसेंटेज ज़्यादा है, अगर आपकी सारी में क्लोराइड परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपके बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। आप चाहे कितना भी पीएचडी कल्चर दे दो, लेकिन बैक्टीरिया नहीं लिविंग सेल नहीं हो पाएगा, जी नहीं पाएंगे। अगर बैक्टीरिया ये काम नहीं करेंगे तो आपके लिए फास्फोरस रिलीज कौन करेगा? न्यूट्रिएंट का रिलीज करने का काम बैक्टीरिया करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि हमें ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करना है कि हमारा बैक्टीरिया जो अर्थवर्म है ये सब माइक्रो क्लाइमेट हमें बना रहे। इसके लिए हम कहते हैं आप रिचार्ज करो, पानी की क्वालिटी चेक करो, सॉइल के ऊपर काम करो। अगर सॉइल के ऊपर काम नहीं किया आपने तो आप चाहे कितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, लेकिन आपको रिजल्ट का 0 आएगा, नहीं मिलेगा। धवल सिंह चौहान, ये फास्फोरस सीरीज है, आपने हम देखिए। अगले सीरीज में हम बात करेंगे कि मैंगो को कितना फास्फोरस चाहिए और आपको किस किस फॉर्म में कैसे कैसे आपको देना है। धवल सिंह चौहान, बात